नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम तालीम से मुतल्लिक बात करते हैं, कभी हम उन मसाइल से मुतल्लिक बात करते हैं जो मसाइल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाती हैं, या कभी हम सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं। और आप जानते होंगे, इस वक्त सोचते होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। आज हम वादी के एक सबसे पुराने हॉस्पिटल की बात करेंगे। जी हाँ, सोचिए कौन सा हॉस्पिटल है वादी का सबसे पुराना हॉस्पिटल। जी, पहाड़ी पे वाक़ा है। हॉस्पिटल का नाम चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल डलगेट। लेकिन एक सवाल हमारे सामने इस वक्त ये है कि अगर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल सबसे पुराना हॉस्पिटल है जिसकी बुनियाद 1880 में डाली गई, तो ये पहाड़ी पे वाक़ा क्यों है? पहाड़ी पे इस अस्पताल को इसलिए कायम किया गया क्योंकि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स में होती है, या इसके बगैर अगर हम देखेंगे कि छाती के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं, उन पेशेंट्स को ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। 1880 में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थे और कंसेप्शन ये दिया गया कि इस अस्पताल को एक छोटी सी पहाड़ी पे कायम किया जाए ताकि वहां पे इन बीमारों को ताज़ा हवा मिलेगी और ताज़ा हवा मिलने के बाद इनको राहत मिलेगी। तो आज इस हॉस्पिटल की सूरत जो है, आज इस हॉस्पिटल की बुनियाद जो है वो आप सबकी नज़रों में है, क्योंकि तरक्की होती गई, डेवलपमेंट होती गई। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो इस वक्त हम देखते हैं इस हॉस्पिटल में है। और ओवरऑल अगर हम देखना चाहेंगे कि कश्मीर डिवीज़न में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं रेस्पिरेटरी इशूज़ के हवाले से, ख़ुसूसी गुफ्तगू आज के इस प्रोग्राम में के ज़रिए से आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। एक सदी से भी ज्यादा अरसे से कश्मीर का चेस्ट डिजीज अस्पताल सांस की बीमारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन दिफा का किरदार अदा कर रहा है। ये अस्पताल 1880 में बरतानवी दौरी हुकूमत में कायम किया गया था और श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़ है, जहां वादी भर से सीने की बीमारियों में मुब्तला मरीज आते हैं। रोजाना यहाँ 200 से ज्यादा मरीज आते हैं, कुछ करीबी गलियों से तो कुछ दूर दराज देहात से। सीडी अस्पताल एक तीसरी सतह का ट्रेशरी केयर अस्पताल है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक है। इस अस्पताल की अहमियत इस खित्ते में बहुत ज्यादा है, जहां तवील और सर्दियां और आलूदगी की वजह से सांस की बीमारियां आम हैं। ऐसे में इलाके में जहां रिवायती हीटिंग के जरिए जैसे बुखारियों से निकलने वाला धुआं और सख्त सर्दी सांस की बीमारियों को मजीद बढ़ा देते हैं, ये अस्पताल कलीदी किरदार अदा करता है। चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। रेस्पिरेटरी और चेस्ट डिजीजेस के लिए, एलिमेंट्स के लिए सारे दूर दूर से यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पेरिफेरीज में, सब कहीं पे मैनेज नहीं हो पाते हैं रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स, तो उधर ही आके रेफर होते हैं और यहाँ पे हम उनको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वगैरह सारा मैनेजमेंट देते हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां जैसे अजला से मरीज यहाँ रेफर किए जाते हैं। वबा के दौरान सीडी अस्पताल सांस की इमरजेंसीज के लिए मरकज बन गया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक होने की वजह से ये अस्पताल कश्मीर के आइंदा पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टरों की तरबियत में भी अहम किरदार अदा करता है। चेस्ट डिजीज अस्पताल वो जगह है जहां सांस लेना एक शिकायत भी है और एक दुआ भी। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट देखी, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल एक ऐसा
हॉस्पिटल है जहां पर शिफा भी है, दवा भी है और शिफा भी है। तो किस तरह से शिफा मिलती है उन बीमारों को, अगर हम ओवरऑल बात करना चाहेंगे कश्मीर डिवीज़न की, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि यहाँ पे जो सहूलियात है, सहूलियात को बढ़ा दिया गया। कई वर्षों से बिल्कुल जो हेडशिप वहाँ पर है अच्छा किरदार अदा किया गया, क्योंकि दूर दराज इलाके से पेशेंट्स आ जाते हैं। और इस वक्त किस तरह की सहूलियात है, क्या कुछ मैसर है वादी के पेशेंट्स के लिए, ये खुसूसी गुफ्तगू में हम वेलकम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, जो नामवर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन सीडी हॉस्पिटल जेएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जिस तरह से प्रोफेसर साहब आपने पिछले कई वर्षों से आपने इस हॉस्पिटल को नज़दीकी से देखा, इवन हमें बात कुछ और करनी है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कोविड-19 का दौर, क्योंकि कोविड-19 के दौर में जिस तरह से आपने वहाँ पे किरदार अदा किया, आप बजात खुद भी बीमार पड़ गए और फिर अल्लाह ने आपको शिफा बख्शी। पेशेंट्स को, बीमारों को इलाज फराहम करने के सिलसिले में उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में भी आपका जिक्र किया, आपके साथ बात हुई। तो ये कहना चाहेंगे कि जो हमने 1880 की बात की, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा कि इसकी बुनियाद जो हॉस्पिटल की है 1880 में पड़ी, क्योंकि उस वक्त कंसेप्शन ये था, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो उस वजह से इन बीमारों को हवा साफ़ होनी चाहिए। तो अभी आज की डेट में आप किस नज़र से इस हॉस्पिटल को देखते हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ है? आगाज़ में आपके कलिमात। देखिए फायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। देखिए, अगर हम चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल की बात करें, जैसे आपने कहा कि 1880 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, जो अंग्रेज़ों का दौर था, तो उस टाइम बेसिकली ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज़ होती थी। जैसे आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थे और ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो टीबी के बीमारी में मुब्तला होते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टीबी का इलाज नहीं मैसर था। तो ऐसे पेशेंट्स को हमारा दो मकसद होते थे। एक तो इनको आइसोलेट करना, यानी कि उनको पूरी कम्युनिटी से अलग कर देना, ताकि ये इन्फेक्शन जो है बाकी लोगों में ना फैले। पहला पॉइंट ये। सेकंड, उनको जैसे आपने कहा कि ताज़ी हवा, अच्छा न्यूट्रिशन, और हम होप करते थे कि ये टीबी की बीमारी जो है ये सेल्फ हील हो जाएगी और पेशेंट्स वापस सेहतियाब हो जाएंगे। तो इस वजह से इस अस्पताल को इस थोड़ी सी पहाड़ी पे बनाया गया था, जहाँ पे फ्रेश एयर हो, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मैसर हो और इनको साथ साथ में आइसोलेट करें। लेकिन अगर आज के दौर में हम अब बात करें, टीबी की बीमारी जो है उसके लिए हमें अब अदविया भी मैसर है। कोई भी सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी हो या रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ टीबी हो, तो इसमें अब बहुत कम चांस रहता है कि एक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो लेकिन साथ साथ में हमने देखा कि अब छाती की अमराज में सिर्फ इन्फेक्शंस ही नहीं होते हैं, बाकी बीमारियां भी हैं जो नॉन इन्फेक्शस है। हम दमे की बात करें, अस्थमा की बात करें या सीओपीडी की बात करें, जिसकी प्रेवलेंस जो है वो कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारा जो यहाँ पे आबो हवा है, हमारे विंटर के करीब 6 मंथ्स रहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो छाती के अमराज हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है और सेकंड, उनकी सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है। हम इसके अलावा लंग कैंसर की बात करें, देखिए स्मोकिंग की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है कश्मीर वैली में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लंग कैंसर की इंसिडेंस जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है, पोलन की कंसंट्रेशन बहुत होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो एलर्जिक डिजीज़ है, जिसमें अस्थमा की बीमारी भी आती है, उसकी तादाद जो पेशेंट्स की है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो एक रेस्पिरेटरी का एक मैं कहूँगा कि क्वांटम ऑफ पेशेंट्स जो है कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे अपने रेस्पिरेटरी जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ानी है। साथ साथ में जो एक ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका डायग्नोस्टिक और फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत रही है। और हमारी यही कोशिश रही है कि सीडी अस्पताल में
या बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुंसलिक हैं बाकी मेडिकल कॉलेजेस से, हमारी यही कोशिश रही कि रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली अपग्रेड हों और जो भी डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक एवेन्यूज़ होते हैं पेशेंट्स को, वो हम यहीं पे मैसर कराएं। और जो पेशेंट्स पहले बाहर जाते थे फॉर डायग्नोसिस के लिए या फॉर ट्रीटमेंट के लिए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और हम यहीं पे उनको ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो मैसर कराएं। देखिए, अगर हम अपने सीडी अस्पताल की बात करें तो ये अगर आप करीब 20 साल पहले वापस जाएं तो ये एक सॉर्ट ऑफ डे केयर हॉस्पिटल रहा करता था, जहां पे पेशेंट्स दोपहर में ओपीडी चलती थी और जो पेशेंट्स एडमिट होते थे और 4 बजे के बाद उन्हीं पेशेंट्स को वहां पे देखा जाता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स हमने इसको कोशिश की है कि इसको अपग्रेड करें। पहले हमने 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट की, ताकि जो भी रेस्पिरेटरी का पेशेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दिन में रात में कभी भी उसको ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में उसके लिए फैसिलिटीज़ मैसर की। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमने अपग्रेड की। हम सिंपल बायोकेमिस्ट्री लैब या हेमाटोलॉजी लैब के अलावा जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें हम एक पल्मोनरी फंक्शन लैब है हमारे पास, जहां पे जो लंग फंक्शन के सबसे एडवांस टेस्ट हैं वो वहाँ पे मैसर हमने रखे। एलर्जी लैब अलग से हमने खोली, जहाँ पे एलर्जी के हवाले से जो भी टेस्ट एक पेशेंट को करने होते हैं उसकी फैसिलिटी हमने वहाँ पे अपग्रेड कराई। या इसके अलावा जो बाकी डिजीज़ जो आम हो रही है, जैसे स्लीप एपनिया का हम देख रहे हैं काफ़ी इंसिडेंस बढ़ रही है, और उसके लिहाज से हमने स्लीप लैब वहाँ एस्टैब्लिश की, जो कि वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में हम अगर बात करें वो पहली लैब थी पूरी वादी में। इसके अलावा जो बाकी जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं थिएटर्स में जो होते हैं, उसमें हमने जो ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा हमने मैसर कराई। इसके अलावा जो एडवांस टेस्ट हैं जैसे एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड होता है, ईबस जिसे हम कहते हैं, वो भी मैसर कराई। थोरकोस्कोपी जो एक और प्रोसीजर है वो भी हमने मैसर कराई। उसके अलावा जो बाकी थेरेप्यूटिक मेजर्स होते हैं, जैसे रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम लेज़र सर्जरीज हों या क्रायो सर्जरीज हों, जो हम ना कि ट्रीटमेंट में बल्कि डायग्नोसिस में काफ़ी काम आते हैं, तो हमने वो कोशिश की कि वो जो फैसिलिटीज़ जो है वो हम मैसर कराएं। और बहुत से जो आपने रेफरल्स की बात की प्रोग्राम के आगाज़ में, हमें रेफरल्स खाली कश्मीर वैली से नहीं आते हैं, इवन आप लेह लद्दाख या इवन जम्मू से हमारे पास जो पेशेंट्स हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास रेफर होने आते हैं। और हमारी कोशिश यही आगे भी रहेगी कि इसको हम कोशिश करें, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है और हमारे जो डाउन ट्रॉडन पेशेंट्स हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बाहर जाए और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कराए या ट्रीटमेंट कराए, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ये सब फैसिलिटीज़ जो है हम अपने अस्पताल में ही मैसर कराएं। और इसमें जो ये अपग्रेडेशन का जो सिलसिला चलता है, देखिए इसमें अकेला एक आदमी काम नहीं कर सकता। जब तक आपके जो कोलीग्स हैं, जब तक आपके जो अंडर जो काम करते हैं, या इवन जो आपकी अपर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके सीनियर्स हैं, बाकी जब तक उनका पूरा ताउन नहीं हो तो तब तक अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होती है। देखिए जैसे हम अभी तक जो हमने वहाँ पे अपग्रेडेशन की, हमारा पूरा ताउन रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो भी प्रिंसिपल साहिबान अभी तक हमारे पास आए हैं, उनका सपोर्ट जब हमारे साथ रहा है, और हमारे बाकी जो हमारे अंडर जो काम करते हैं या हमारे कोलीग्स जो है बाकी डिपार्टमेंट्स में, जब एक टीम वर्क से ही एक हॉस्पिटल जो है या कोई इदारा जो है वो प्रोग्रेस करता है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये मतलब बिल्कुल बाज़ाब्ता सपोर्ट जब हायर अप्स का है, चाहे अगर हम बात करना चाहेंगे जो प्रिंसिपल है, या अगर हम इसके आगे बात करना चाहेंगे जो इसके मतलब सेक्रेटरी हैं, या गवर्नमेंट की अगर हम बात करना चाहेंगे, मुझे याद आ रहा है जब कोविड में जब वहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट है क्रिटिकल केयर,
तो वहाँ पे जो HOD थी उस वक्त, वहाँ पे कुछ खसूसी तौर बेड्स आपने फराहम कराए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बहुत इमरजेंसी वगैरह थी, तो उस वक्त ज़्यादा दिक्कत जो है वो पेश ना आई। या इस वक्त अगर हम देखेंगे, इस वक्त जो गवर्नमेंट देख रही है, सरकार जो देख रही है, पूरे हॉस्पिटल्स का दौरा किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा यहाँ पे इधर SMHS का दौरा किया गया, JVC का दौरा किया गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया गया, या इसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे इधर LD हॉस्पिटल का दौरा किया गया। कहीं कहीं मामलात जो है, कहीं कहीं मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, कहीं कहीं जो लोग हैं, लोगों के कुछ खदशात हैं, लेकिन कहीं कहीं डॉक्टर्स के भी कुछ मामलात हैं जिनको उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको भी सुनने की ज़रूरत है। लेकिन माशाल्लाह अभी जो आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे अभी अगर हम देखते हैं, जो आपका वहाँ पे OPD रहता है या बाकी फैसिलिटीज़ जो रहती है, बिल्कुल उसमें बाज़ाब्ता कोई रुकावट अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, या इसी तरह की कोई आवाज़ वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने कोविड के बाद देखा कि मज़ीद इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मज़ीद कुछ चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, तो किन चीज़ों को आपने फिर चाहा कि नहीं यहाँ पे ये, जैसे आपने अभी कहा कि अब हमारे पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, करगिल से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो क्या कुछ नया किया गया, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नई लाई गई कोविड के बाद की अगर बात करें? देखिए, कोविड में अगर हम देखें, हमारे वैसे ही जो हमारा अस्पताल जो है फुल्ली जो है वो ऑक्सीजनेटेड था, और ड्यूरिंग कोविड चूँकि हर अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई, तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा क्रिटिकल केयर यूनिट था, एक ICU, उसको हमने अपग्रेड किया, और वहाँ पे हमने जो है जो वेंटिलेटर्स है हर किसी बेड पे वहाँ पे अवेलेबल है, या इसके अलावा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स जो है उसकी भी दस्तयाबी हुई, और उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स काफ़ी स्पेशली जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या जो रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं, तो उनको विदाउट वेंटिलेटर हम नॉन इन्वेसिवली कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो वेंटिलेटर पे ना जाए, वो भी हमारे पास जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स है वो भी हमारे पास मैसर हुए। और हाई फ्लो ऑक्सीजन जो डिवाइसेस है HFNOs, जो वो भी डिवाइसेस हमारे पास मैसर हुई, जो एक पेशेंट को करीब 70 या 60 लीटर तक ऑक्सीजन मैसर कर सकती है, जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो है बेसिकली जो क्रिटिकल केयर है, ये हर किसी हॉस्पिटल की बैकबोन होती है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए, और इसमें हम ताउन रहा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया का, जो हमारे साथ कॉम्बिनेशन में ये ICU वहाँ पे हमारे यहाँ चल रहा है, जो कोविड में भी चला और उसके बाद भी कंटिन्यूसली हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ जो है वो मैसर करते हैं। और बाकी फैसिलिटीज़ जो हमने बात की कि जो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की हम अगर बात करें, जो भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं वो डायग्नोसिस के लिहाज से हो या ट्रीटमेंट के लिहाज से हो, वो हमारा कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन होता रहा है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को शिकायत हमारे अस्पताल से यही रहती है कि वहाँ का टेरेन जो है वो थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिहाज से ये पहले बना गया था, क्योंकि पेशेंट को अंदर दाखिल करे तो पेशेंट फिर लॉन्ग टर्म तक वहीं रहता था जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। लेकिन आजकल जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि जैसे हम TB की बात करें तो हमने देखा कि TB के पेशेंट जो है वो अब एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को। तो उनको जो एडमिट हमारे यहाँ पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर दमे के पेशेंट्स होते हैं, सांस के पेशेंट्स होते हैं, और उनके लिए जो हमारा हॉस्पिटल का थोड़ा सा टेरेन है वो थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि पेशेंट को ऊपर सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। और लेकिन उस पर भी हमने पहल की थी इवन बिफोर कोविड कि एक सेंट्रल एक बिल्डिंग बन जाएगी जहाँ पे एक पेशेंट जो है उसको पूरा रैंप लिफ्ट सर्विस अवेलेबल होती, तो उसको फिर दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम आया तो काम थोड़ा सा रुक गया, लेकिन उस पर हमारी कोशिश जारी है कि वो काम वापस शुरू हो जाए और एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए हॉस्पिटल का ताकि जो पेशेंट्स आएँ उनको दाएं बाएं या ऊपर नीचे ज़्यादा ना करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये अक्सर सांस के पेशेंट्स होते हैं और उनके लिए ये फिजिबल नहीं रहता है कि सीढ़ी चढ़े या स्लोप पे चढ़े। बिल्कुल, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक सेंट्रल बिल्डिंग और वो बाकी चीज़ों से फुल कनेक्टेड रहे ताकि पेशेंट्स को जो है आराम से व्हील चेयर पे, ट्रॉली पे, लिफ्ट से या रैंप से उसको मूवमेंट कराया जाए ताकि उसको सहूलियत दस्तयाब हो। अगर हम बात करना चाहेंगे, चूँकि अगर हम सर्जिकल पार्ट की बात करना चाहेंगे तो वहाँ पे उस हवाले से क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटी वगैरह, थिएटर वगैरह उस चीज़ की? बिल्कुल, जो पल्मोनरी देखिए, जब हमारे पल्मोनरी डिपार्टमेंट
के डोमेन के अंदर जो भी प्रोसीजर्स आते हैं वो हम पूरी तरीके से वहाँ पे पेशेंट्स को दस्तियाब रखी हुई है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे जो माइनर सर्जरीज होती हैं, जैसे थोरकोस्कोपी होती है, ये भी एक तरह की सर्जरी होती है, उसमें वो हमने वहाँ पे मैसर रखी है। या जैसे हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की बात करें, उसके थ्रू हम काफ़ी इंटरवेंशंस करते हैं, वो लंग कैंसर का पेशेंट हो या बाकी COPD का पेशेंट हो, जिसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम फैसिलिटीज़ वहाँ पे मैसर है। लेकिन वी वर्क वेरी क्लोजली, जो हमारा CVTS डिपार्टमेंट है जो शीरीन बाग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, तो जो भी हमें फिर थोड़ा सा एडवांस सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ पेशेंट्स में, तो हमारी बिल्कुल वहाँ उनके साथ कोऑपरेशन है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो जो भी जिन पेशेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको हम वहाँ पे रेफ़र करके वहाँ पे जो एडवांस सर्जरीज है वहाँ पे दस्तियाब रखी हुई है। जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर साहब आपने बात की कि जो मतलब सर्जरी के हवाले से आपने बात की, हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करना चाहेंगे। एक वक्त था CT स्कैन जो है या MRI जो है SMHS हॉस्पिटल में हुआ करता था, फिर वहाँ पे टाइम लगता था, फिर बाकी चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में तो बहुत सारी जगहों पे इवन हमने ये फिर भी हम मिसाल देना चाहेंगे कोविड की ही, कि कोविड में ही जो आपने जो वहाँ पे कुछ टेस्ट्स वहाँ पे किए उस वक्त, हालांकि कोविड की जो मतलब निशानदेही है वो ज़्यादातर उस वक्त टेस्ट से की जाती थी, लेकिन आपने कहीं कहीं ये भी हमने देखा उस वक्त कुछ पेशेंट्स को हमने आपके पास भेज दिया और आपने CT स्कैन करके ही उनका ये डायग्नोसिस लगाया कि नहीं जी इनको कोविड है। तो अभी अगर हम CT स्कैन MRI की बात करेंगे तो उस हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें? बिल्कुल, देखिए CT स्कैन की जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है चेस्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी सब जो फैसिलिटीज़ एक पल्मोनोलॉजिस्ट को चाहिए वो वहाँ पे हमने मैसर रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होता है, एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल है, या किसी को लंग अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, लंग अल्ट्रासाउंड हमारा वहाँ पे अवेलेबल है। जो हमारे जो कंसल्टेंट्स वगैरह है या रेडियोलॉजिस्ट जो है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी GMC श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल पे वहाँ पे कंटिन्यूसली आते हैं। इसके अलावा जो CT स्कैन की फैसिलिटी है वो इवन बिफोर कोविड हमने वहाँ पे शुरू की थी, बिकॉज हमारे जो पल्मोनरी पेशेंट्स है उसमें MRI का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन CT स्कैन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो COPD पेशेंट हो, वो लंग कैंसर पेशेंट हो, या इवन जैसे कोविड में आपने बात की कि काफ़ी पेशेंट्स जो थे वो हमने जो टेस्ट जो नॉर्मल हम RT-PCR टेस्ट करते हैं वहाँ पे नेगेटिव आते थे, लेकिन पेशेंट्स को क्लिनिकली हमें लगता था कि ये कोविड है सिम्टम है, तो उनको जिसको नमूनिया की शिकायत होती या लंग्स की शिकायत होती उसका हम CT स्कैन पे डायग्नोसिस करते कि बिकॉज उस टाइम हम देख रहे थे कि एक टिपिकल पिक्चर आती थी CT स्कैन पे जो इस कोविड नमूनिया में होती थी। तो हम इन पेशेंट्स को जिनको RT-PCR किसी भी वजह से नेगेटिव आता था तो उनको हम CT स्कैन पे डायग्नोस करते थे। तो CT स्कैन की फैसिलिटी इस टाइम भी हमारे वहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा इवन डॉपलर, इवन जो हमारा इको की फैसिलिटी है वो हमने मैसर रखी है जो ICU में वहाँ पे चलती है। तो इस वजह से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारा वहाँ पे काफ़ी एडवांस। आपने बात की जिस तरह से फैसिलिटीज़ जो है, अभी हम बात करना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब आप डायरेक्टली एड्रेस हो जाएं बीमारों से, आप डायरेक्टली एड्रेस हो जाएं तीमारदारों से, जो तीमारदार आपके हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि उनका वाबस्तगी जो है वो आपसे है, आपकी टीम से है, जो अभी आपने कहा कि मतलब टीम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप बीमारों को अपने हॉस्पिटल के हवाले से जब वहाँ पे आ जाएंगे, या तीमारदारों को क्या कहना चाहेंगे अगर उनको कभी कहीं पे किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से एड्रेस होना चाहेंगे? देखिए हमारी, जैसे मैं पहले भी कहा कि हमारी कोशिश हमेशा रही है कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, चूँकि यहाँ के लोग जो है हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाए या बाहर जाए, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जो भी एडवांस फैसिलिटीज़ एक पेशेंट को अवेलेबल होनी चाहिए वो हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, अपने हॉस्पिटल को जो है कंटिन्यूसली अपग्रेड करें। और सेहत के लिहाज से मैं यही लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो डॉक्टर साहिबान की एडवाइस रहती है
एक ट्रीटमेंट के लिहाज से और प्रिवेंशन के लिहाज से। अगर उसको हम फॉलो करें, पहले तो हम बीमारी का कंट्रोल वहीं पे ला सकते हैं। अगर हम चेस्ट के लिहाज से हम अगर बात करें, देखिए स्मोकिंग एक बहुत बड़ी बिद्दत है जिसकी वजह से हमारी जो छाती के सब अमराज हैं, वो COPD हो, वो अस्थमा हो, या लंग कैंसर हो या इन्फेक्शंस हो, स्मोकिंग की इनडायरेक्ट या डायरेक्टली उसमें काफ़ी रोल रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो एक तो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि आप इन्फेक्शनों में या ऐसी बीमारी में मुब्तला ना हो। डॉक्टर की एडवाइस पे आप पूरा कायम रहें जैसे डॉक्टर साहिबान आपको एडवाइस करेंगे। और थर्ड, हम कब कब होता है थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। हमारी जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, देखिए हमारी 24 आवर्स सर्विस रहती है वहाँ पे, फुल 365 डेज, जहाँ पे जो भी इमरजेंसी पेशेंट किसी भी टाइम आ सकता है और वो वहाँ पे इलाज करवा सकता है। और OPDs हमारी फुल 6 डेज चलती है, मंडे टू सैटरडे, और इमरजेंसीज हमारी फुल 7 डेज 24 आवर्स चलती रहती है। और जो भी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, हमारी यही कोशिश रहती है कि अक्सर हॉस्पिटल्स में कंप्लेंट रहती है कि वहाँ डेट दूर मिलते हैं प्रोसीजर्स के, टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट मिलते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि पेशेंट को जल्द से जल्द जो सब इन्वेस्टिगेशंस मैसर हो और वो इन्वेस्टिगेशंस होके डायग्नोसिस बन के एक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने, जाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें आधे घंटे से सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।